हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम एडुटेरिया के 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन की जो बुक आई है उसका डिस्कशन करेंगे, जिसमें 7500 से भी अधिक वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के क्वेश्चन हैं जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इस बुक में 150 सेट दिए गए हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी, बी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचिंग एग्ज़ाम और ऑल स्टेट पीसीएस के लिए ये बुक काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सेट नंबर 16 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 15 तक का सेट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सब ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट प्रैक्टिस सेट 16। पहला क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत थे महात्मा गांधी। फ्रेंड, सांसद आदर्श योजना, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर की थी। इस योजना का मकसद है कि महात्मा गांधी की कल्पना के मुताबिक एक आदर्श भारतीय गांव को वर्तमान के हिसाब से हासिल करना है, इसका लक्ष्य है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है। भारतीय राजनीति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है इसको नेहरू युग को माना जाता है आदर्शवादी चरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा के कार्यकाल में रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका चौथी लोकसभा में संसद में लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन आवश्यकता होती है? स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है स्थगन प्रस्ताव के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का संबंध शाब्दिक अर्थ क्या है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, भारतीय न्याय प्रणाली में रीट जो होता है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करते हैं। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। फ्रेंड्स, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है इसमें आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। फ्रेंड, इसमें 5 प्रकार की रीट दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रीट दी गई है। कौन कौन दी गई है? हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्टियोररी है और कोवारंटो है। फ्रेंड, हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ आपने देख लिया कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, फिर मैंडेमस का होता है परमादेश, मैंडेमस परमादेश होता है। और प्रोहिबिशन का होता है प्रतिषेध लेख होता है प्रोहिबिशन का शाब्दिक अर्थ। सर्टियोररी का होता है उत्प्रेषण, सर्टियोररी का क्या होता है? उत्प्रेषण। और कोवारंटो का होता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग निम्न सदस्यों में से कौन शामिल थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिस फजल अली, के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। ये भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में शामिल थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है? तो अरावली। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा अरावली। अरावली जो है सबसे प्राचीनतम श्रेणी का पर्वत है। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी भारत के दक्षिणी पार्श्व के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और फ्रेंड्स काली मिट्टी काली होने का कारण इसमें मैग्नीफेरस
सॉरी टिटनीफेरस मैग्नेटाइट होता है, टिटनीफेरस, टिटनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है। मानसून जब प्रत्यावर्तन होता है तो इसके समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव होता है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में विचार करना और बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें हो जाएगा यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है एक, और यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट देखेंगे, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, 1 2 3 सभी सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। ठीक है, उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को भी बढ़ावा दिया, ये भी सही है। उन्होंने प्राकृत भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, इसका डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक, धान्य कटक है। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। धान्य कटक ये है अमरावती का स्तूप, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, अमरावती स्तूप का नाम धान्य कटक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख फ्रेंड्स 24 बार हुआ है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार, 24 बार हुआ है फ्रेंड। वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, और इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं इसमें। ठीक है, और ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को कहा जाता है होत्री, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है, होत्री। नेक्स्ट देखेंगे, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्य करता है। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका ग्राम सभा। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर ग्राम सभा कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फाहियान। फाहियान ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है। फ्रेंड फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। हिनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। फ्रेंड इत्सिंग, इत्सिंग कब आया था, इत्सिंग आया था 7वीं शताब्दी के अंत में, 7वीं शताब्दी के अंत में मतलब लगभग 671 ईस्वी में इत्सिंग भारत आया था। संयुगन कब आया था, संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था, 518 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह ग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था। बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरसेन। वीरसेन जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था। गुप्त काल में जो महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना का सेनापति, सेना का सेनापति था महाबलाधिकृत। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बताने विद्रोही नेता कौन थे और विद्रोह का केंद्र कहाँ था। तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय इनका विद्रोह का केंद्र था दिल्ली में। ठीक है, कुंवर सिंह का था जगदीशपुर में, लियाकत अली का था इलाहाबाद में और बिरजिस कादिर का था लखनऊ में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3142, 3142, 18 का हो जाएगा बी, 3142। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार नहीं थे। कौन जो है जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार नहीं थे। तो ये बसावन नहीं थे, क्योंकि फ्रेंड दसवंत और बसावन ये अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बसावन जो है प्रमुख चित्रकार नहीं थे। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी साहित्य, फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी। फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी, डिंडीगुल में। डिंडीगुल तमिलनाडु में है और यहीं पे फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था बताना है। तो राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। जेवीपी में जवाहरलाल नेहरू
भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये इसमें शामिल थे जेबीपी आयोग में। नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे फ्रेंड? वे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो क्या कौन से सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो अहिंसा। उनका मानना था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी होती है तो अहिंसा का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय अस्तित्व में आए थे। फ्रेंड, कैनिंग के समय 1861 में उच्च विद्यालय अधिनियम जो है बनाया गया था, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों के समाप्त कर दिया गया था और कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया? तो फ्रेंड, ये बनाया मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को बनाया। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। फ्रेंड, मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था और बिहार का उप दीवान बनाया था राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को बनाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी गोलीय दर्पण को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी फोकस दूरी जो है अपरिवर्तित रहती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अतिचालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता, अतिचालक का लक्षण होता है। नेक्स्ट है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? धुआं जो है गैसों में गैस का उदाहरण है। धुआं किस प्रकार का विलयन है? गैस में गैस का उदाहरण है। गैस में सॉरी, धुआं जो है गैस में गैस नहीं हो सकता है, गैस में ठोस होगा। गैस में ठोस का उदाहरण है गया। धुआं किसका उदाहरण है? गैस में ठोस का उदाहरण है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है? निम्न में से कौन जो है एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है ये एक कोशिकीय हरित शैवाल है। निम्न नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? किसको बोला जाता है पादप जगत का उभयचर? तो फ्रेंड, ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? कौन सा जीव है परजीवी होता है और परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अमरबेल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंग, ये भी प्रीवियस इंपॉर्टेंट फ्रेंड पूछा गया है। कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो ये गुड़हुल और सरसों, गुड़हुल एवं सरसों जो है वे द्विलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट देखेंगे, यकृत में जो है यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्निथिन चक्र द्वारा। ऑर्निथिन चक्र द्वारा यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव के निम्न अंग में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं होता है? कौन सा जो है एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बी, मस्तिष्क जो होता है ये शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर की ऊष्मा का क्षय, शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? किस आहार को नाइट्रोजनी आहार कहा जाता है? तो प्रोटीन को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है, प्रोटीन को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? मतलब किसके तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा NaCl। इसके NaCl के हैं जो तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान होते हैं। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? मतलब किस कारण से जल जाती है श्वेत फास्फोरस? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मंद ऑक्सीकरण के कारण। मंद ऑक्सीकरण के कारण फ्रेंड श्वेत फास्फोरस जो है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में भी दीप्त होती है। नेक्स्ट है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है। एक ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बताना है। क्या है एक ब्रीडर रिएक्टर?
यह जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं वो ब्रीडर रिएक्टर कहलाते हैं। ठीक है, जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में बायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केपी के मेनन। केपी के मेनन ने 1924 में बायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे फ्रेंड? तो पेरुन देवनार। पेरुन देवनार जो थे वो महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन से थे? कुरल के लेखक कौन थे? तो तिरुवल्लुवर। ऑप्शन सी, तिरुवल्लुवर जो है कुरल के लेखक थे। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र कहाँ स्थित है? INSDOC, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, तो ये है कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। डर्बी शब्द किस खेल से संबंधित है फ्रेंड? डर्बी जो है घुड़दौड़ से संबंधित है, डर्बी शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था? शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने शुरू किया था? तो प्रस्तुत किया था तो फ्रेंड कोठारी कमीशन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कोठारी कमीशन ने। फ्रेंड सैडलर आयोग ये भी शिक्षा से संबंधित है और ये कब आया था? 1917 में आया था सैडलर आयोग। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और मिलान करना है तो बताना है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति जो है ये आई थी 1998 में। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1998 में। राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति कब आई थी? ये आई थी 2005 में। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 4321। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण जो है आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। नेक्स्ट, गिफिन वस्तुओं की मांग वक्र होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, कैसा मांग वक्र होता है इसमें तो बताना है। ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ ये गिफिन वस्तुओं के लिए मांग के लिए वक्र होता है। नेक्स्ट है, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न से किसके बीच की खोज की गई थी? नेक्स्ट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि, ये इसके बीच के संबंध की खोज की गई थी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।